गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मानव उत्सर्जन तंत्र में जो आपका टॉपिक था मूत्र निर्माण उसको पूरा करेंगे। कल हमने जो इसके 3 स्टेप में से पहला स्टेप परानिस्यंदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ दिया था। ठीक, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करें तो जो आपकी ब्रक नलिकाएँ थी, ब्रक नलिकाओं से मतलब क्या था, नेफ्रॉन थे। उस नेफ्रॉन में जो आपको दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर एक डायग्राम नेफ्रॉन का, उस नेफ्रॉन में ये क्या बोमन संपुट है ना, ये बोमन संपुट है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अभिवाही धमनिका जो है, आर्टरियोल जो है, अभिवाही जो क्या है अधिक व्यास की है वो प्रवेश करती है और अपवाही धमनिका जो कम व्यास की है वो बाहर निकलती है। और जो अभिवाही धमनिका जो इसके अंदर प्रवेश करती है वो एक गुच्छनुमा संरचना बना देती है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ। इसमें अनेक छिद्र होते हैं लगभग 500 से 1000 एंगस्ट्रॉम के। इसके अलावा यहाँ पर जो है दाब जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो EFP जो है, EFP मतलब इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर, प्रभावी निस्यंद दाब, कल निकाला था हमने 20 mmHg उसका मान था। उसके आधार पर क्या होता है, यहाँ पर लगभग रुधिर प्लाज्मा, अब जो कोलाइडी प्रवृत्ति के कण होते हैं वो रुधिर कणिकाएँ होती है वो तो छन नहीं पाते हैं, लेकिन रुधिर प्लाज्मा में से लगभग 95% भाग इसमें छनित्र में आ जाता है, छन कर बाहर आ जाता है, जिसको हम छनित्र कहते हैं। ठीक है, अब इस छनित्र में जो आपके पदार्थ आए हैं वो अपशिष्ट पदार्थ यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन के साथ साथ बहुत सारे आपके आवश्यक पदार्थ भी है जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, पशीय अम्ल, आपके अकार्बनिक लवण, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम, क्लोराइड एटसेट्रा। इनको हमें पुनः अवशोषित करना पड़ेगा, है ना। क्यों करना पड़ेगा, चूँकि ये आवश्यक घटक है रुधिर के। तो ये जो प्रक्रिया है जो पुनः अवशोषण की, यानी उनको दोबारा से अवशोषित करने की, और चूँकि हम सेलेक्टेड जो आपके मटेरियल है उन्हीं को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल वगैरह को नहीं कर रहे हैं, अपशिष्ट पदार्थों को नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको बोला वर्णात्मक मतलब चयनात्मक या सेलेक्टिव वर्णात्मक पुनः अवशोषण। देखिए, वर्णात्मक पुनः अवशोषण जो वृक्कों में होता है तो इसमें से लगभग 80% भाग को पुनः अवशोषित कर दिया जाता है जो छनित्र होता है। ठीक है, बहुत कम जो भाग आपका होता है वो आपके मूत्र के रूप में उत्सर्जित होता है। रुधिर प्लाज्मा की तुलना में देखा जाए तो जो एब्जॉर्ब जो भाग है वो लगभग 99% तक एब्जॉर्ब हो जाता है। रुधिर प्लाज्मा के जो छनित्र इसमें छन कर आए हैं उनमें से लगभग 99 का तो रीअब्जॉर्वेशन हो जाता है। ठीक है, यूरिया, यूरिक अम्ल वगैरह का नहीं होता है, वो आपके जल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, मूत्र बनाते हैं। ओके, तो उनका एब्जॉर्वेशन की जो प्रक्रिया है वो पुनः अवशोषण कहला रही है, यानी आपका उन पदार्थों को आपने वापस से क्या कर दिया, रुधिर में पहुंचा दिया है। इसके लिए आपको 2 डायग्राम आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपका नेफ्रॉन है और ये बासा रेक्टा है जिसमें से आपके पदार्थ अवशोषित होकर वापस से इसमें पहुंच जाते हैं। इसके अलावा यहाँ परासरणीय सांद्रता भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परासरणीय सांद्रता हम देखें तो जैसे जैसे हम वृक्क के केंद्र की ओर जाते हैं, मध्य की ओर जाते हैं, तो परासरणीय सांद्रता 300 से लेकर 1200 तक हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से आपका मूत्र जो होता है वो हाइपरटोनिक होता है, यानी अति सांद्र होता है। ओके, तो जिन जंतुओं में यानी मरुस्थलीय जंतु मुख्यतया यहाँ पानी की कमी होती है उनमें ये जो भाग है नेफ्रॉन वाला ये लंबा होता है, यानी हेनले का लूप लंबा पाया जाता है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अति सांद्र मूत्र का उत्सर्जन कर सकें। ओके, और जैसे सामान्य जो सम आवास के जंतु होते हैं उनमें जो है नेफ्रॉन की जो हेनले के लूप की लंबाई है वो सामान्य होती है, जबकि जलीय जीवों में नेफ्रॉन में हेनले के लूप की जो भूमिका है वो लगभग नहीं है, इसलिए हेनले के लूप की लंबाई बहुत कम होती है या नगण्य होती है। ओके, तो मरुस्थलीय जंतु में नेफ्रॉन के किस भाग की लंबाई अधिक होगी, हेनले के लूप की होगी। क्योंकि हम यहाँ भी समझ पा रहे हैं कि हेनले के लूप की कार्य क्या हो गया, मूत्र को सांद्र करना, यानी उसमें से जल की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करना, जिससे हम हाइपरटोनिक यानी अति सांद्र मूत्र का उत्सर्जन कर सके। इसके अलावा हम बात करें वृक्कों में जो पुनः अवशोषण की प्रक्रिया होती है वो किसके अनुरूप होती है या किसके अनुसार होती है, वो होती है आपकी RTB। RTB क्या है, वृक्कीय दहलीय मान, रीनल थ्रेशहोल्ड वैल्यू। रीनल थ्रेशहोल्ड वैल्यू यानी वृक्कीय दहली मान RTB
रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब होता है रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वृक्कीय दहली मान, वह मान है किसी पदार्थ की रुधिर में वह अधिकतम सांद्रता जिस पर वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में पूरी तरह अवशोषित हो जाए। ठीक है, कुल मिला के हम बात करें कि जो निस्संद है उसमें से जितनी मात्रा वो आप ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हो, अधिकतम सांद्रता, वो आपकी आरटीबी कहलाती है। आरटीबी से तात्पर्य क्या है? वृक्कीय दहली मान किसी पदार्थ में रुधिर में वह अधिकतम सांद्रता है जिस पर वह पूरी तरह अवशोषित हो जाए, वृक्कीय दहली मान कहलाता है। ओके, अब देखिए आरटीबी के आधार पर जो अवशोषित पदार्थ हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, या यूँ कहे कि वृक्कों में अवशोषित जो पदार्थ हैं उनके पुनः अवशोषण के आधार पर कि किसका एब्जॉर्बेशन ज़्यादा होता है, किसका एब्जॉर्बेशन कम होता है, उसके आधार पर 3 प्रकार के ये पदार्थ हैं। कौन कौन से? उच्च दहली, निम्न दहली और अदहली। उच्च दहली मतलब जिनका ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्बेशन होता है, पुनः एब्जॉर्बेशन होता है, पुनः अवशोषण होता है, वो आपके उच्च दहली कहलाते हैं। जैसे आपके जो भी पोषक तत्व होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोटीन में अमीनो अम्ल हो गया, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज वगैरह हो गया, सरल घटक उसके रुधिर में उपस्थित होते हैं, और वसा में आपका वसीय अम्ल वगैरह, मोनोग्लिसराइड वगैरह हो गया, यदि उसमें उपस्थित होते हैं तो। इसके अलावा आपके अकार्बनिक जो लवण वगैरह हैं वो सारे के सारे आपकी क्या है? उच्च दहली पदार्थ है। निम्न दहली में आपकी क्या है? NaCl वगैरह, जल वगैरह। और अदहली में मतलब जिनका एब्जॉर्बेशन यानी पुनः अवशोषण होता ही नहीं है, वो अदहली पदार्थ कहलाते हैं। कौन कौन से हैं वो अदहली पदार्थ? वो है आपके यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, रंगा पदार्थ आदि। ओके, तो 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहले इसको मैं डायग्राम को आपको बता दूं एक बार फिर से। यहाँ आपको डायग्राम जो बताया गया है वो केवल इसलिए बताया गया है कि यह आपका बासा रेक्टा यानी हेनले के लूप के ऊपर लिपटी हुई जो परिनलिकी किसके जाल था वो है। तो ये किस प्रकार से आपके बलकुट भाग से आंतरिक मध्य भाग जो मध्यांश का है वहाँ तक पहुँचने में आप देख रहे हैं कि जो आपकी परासरणीय सांद्रता है वो बढ़ रही है। यहाँ m का मतलब मोल होता है, ऑस्मोल लीटर इनवर्स यानी प्रति लीटर, ये इकाई है किसकी? परासरणीय सांद्रता की। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि परासरणीय सांद्रता जो है कोर्टेक्स भाग के ऊपर कितनी होगी? तो निश्चित तौर पर क्या होगी? 300 से कम होगी। और यदि हम बात करें हेनले के लूप के बाद, या हेनले के लूप में ये नीचे वाला भाग कौन सा है आपका? अवरोही, आरोही। ठीक है, तो अंतिम भाग अवरोही के अंतिम भाग में, आरोही के अंतिम भाग में कितनी होगी? लगभग 900 से 1200 ml के बीच, 1200 मोल ऑस्मोल प्रति लीटर या लीटर इनवर्स के रूप में होगी। तो इस तरह से आपके कोई प्रश्न आ जाए तो आपको ये बताना है। ये भी बता दिया मैंने कि परासरणीय सांद्रता बढ़ने पर कंसंट्रेशन बढ़ती है किसकी? मूत्र की। अब हम इसको हटा देते हैं और आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। समझ में आ गया ना? ये तो आपको बताया गया है कि किस प्रकार से आपकी परासरणीय सांद्रता भीतर की ओर बढ़ने पर बढ़ रही है। ओके, अब हम आ जाते हैं जो आपके पदार्थ थे वृक्कीय दहली मान के अनुरूप आपका पुनः अवशोषण होता है। और 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं? उच्च दहली, दहली मतलब थ्रेशोल्ड पदार्थ बोल दो। नंबर 2 निम्न दहली, और नंबर 3 अदहली पदार्थ। ठीक है, तो यहाँ हम नंबर 1 देखें उच्च दहली में कौन कौन से आते हैं आपके आ जाते हैं। सबसे पहले तो अमीनो अम्ल, एमिनो या अमीनो। उसके बाद आपका वसीय अम्ल, Fa कर दो, फैटी एसिड्स, मोनोग्लिसराइड Mg। ठीक, और Fa मतलब फैटी एसिड, वसीय अम्ल, मोनोग्लिसराइड मतलब Mg, ग्लूकोज। ठीक है, इसके अलावा आपकी क्या है? P+ यानी फास्फोरस, K+ H3PO4 होता है वैसे फास्फोरस। इसके अलावा आपका Ca+2 वगैरह आपके इसमें होते हैं, एटसेट्रा कर दो। ठीक है, यहाँ निम्न दहली में आपके क्या है? Na+ NaCl, जिसमें Cl- Na+ दोनों हो जाएंगे, और आपका एक जल H2O, और इसमें है आपके यूरिया, यूरिक अम्ल,
और क्रिएटिनिन। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन कौन से भाग में किन किन चीज़ों का ऑब्जर्वेशन होता है। सबसे ज़्यादा तो उच्च दहली हो गया, कम जो है वो NaCl और H2 हो गया, और जो आपके नहीं होता है जिनका वो रंगा पदार्थ भी हम कह सकते हैं। ये मूत्र में उपस्थित है सारे। ठीक है, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन वगैरह। तो ये कभी बार मूत्र की जांच होती है तो यदि क्रिएटिनिन ज़्यादा आता है तो इसका मतलब आपकी किडनी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है, छान नहीं पा रही है उसको। ओके, तो एक तरह से क्रिएटिनिन क्या सूचक है, इंडिकेटर है आपके किसका, किडनी ठीक से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। अब देखिए कहाँ कहाँ पर किस किस चीज़ का ऑब्जर्वेशन आपका होता है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आप बात करें समीपस्थ कुंडलित नलिका की। यहाँ सारे जो आवश्यक पदार्थ हैं यानी उच्च दहली पदार्थ हैं उनका ऑब्जर्वेशन हो जाता है। यानी आपके रुधिर में जो रुधिर छनित्र था, रुधिर में से जो छनकर जो आया था फिल्ट्रेट था, फिल्ट्रेट के यानी छनित्र से 65% भाग पुनः अवशोषित कहाँ होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है। इसमें कौन कौन से भाग उपस्थित होते हैं, यानी किन किन का ऑब्जर्वेशन होता है, कौन कौन से पदार्थ उपस्थित हैं, वह है आपके अमीनो अम्ल, ठीक, वशीय अम्ल, ठीक, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज के बाद आपके आ गए हैं K+, फास्फोरस, कैल्शियम एटसेट्रा कर देते हैं। ओके, लगभग सारे जो उच्च दहली पदार्थ है वो आपके समीपस्थ कुंडलित नलिका में एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है आपका अवरोही भाग, किसका, हेनले के लूप का अवरोही भाग, हेनले के लूप का अवरोही भाग। ठीक, इस अवरोही भाग में क्या होता है बेटा, ये सबसे पहले जो याद रखने वाली चीज़ इसके अंदर है, तो इसमें छनित्र का केवल 35% भाग आता है ना, क्योंकि 65% तो पुनः अवशोषित का हो गया समीपस्थ में, तो बचा 35% है वो इसके अंदर आता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद हम देखें तो इसमें जो अवरोही भाग है ना, ये H2O के लिए पारगम्य होता है, H2O के लिए पारगम्य होता है। पारगम्य मतलब ज़्यादा से ज़्यादा H2O इसमें से निकल जाएगा। ओके, और Na+ या NaCl कर दो डायरेक्टली, Na+Cl-, ठीक है, के लिए अपारगम्य, अपारगम्य। यूरिया, यूरिक अम्ल के लिए तो कोई है ही नहीं पारगम्य, सिंपल सा याद रख देना। केवल संग्रह नलिका का अंतिम जो भाग है वो यूरिया के लिए पारगम्य होता है कुछ मात्रा में। उसका रीजन क्या होता है, जो वृक्कीय आपका जो द्रव्य है ना, मेडुलरी जो द्रव्य है उसकी सांद्रता बढ़ाने के लिए ऐसा होता है, जिससे बहुत ही सांद्र हो जाए। बहुत ही सांद्र होगा ना यूरिया, उसमें से अल्प पारगम्य है, वो भी संग्रह नलिका के अंतिम भाग में है। तो यूरिया, यूरिक अम्ल वगैरह सभी अपारगम्य है, सभी भाग में ध्यान रखना है ना। तो ठीक है, अब हो गया नहीं। अब इससे क्या होगा, देखो आप, अवरोही भाग अति पारगम्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ जो छनित्र वो कैसा हो जाएगा, छनित्र कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक, सॉरी पारगम्य बोल दिया अपन ने, हाइपरटोनिक का मतलब होता है अति परासरणी। क्या होता है, अति परासरणी हो जाएगा, यानी ये गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा, गाढ़ा हो जाएगा नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मतलब ये आइसोटोनिक हो जाएगा। कहाँ पर जाके, ये जो हेनले का लूप जो अवरोही भाग है, अब ये नंबर 3 में आ जाएगा, आरोही भाग में। आरोही भाग क्या है, NaCl के लिए अपारगम्य, सॉरी
पारगम्य, उल्टा हो जाएगा इसका मतलब। और H2O के लिए क्या हो जाएगा, अपारगम्य। अब इससे क्या होगा, जब H2O के लिए पारगम्य है वो NaCl के लिए पारगम्य है, यानी NaCl निकलेगा ना इसमें से, किसमें से, छनित्र में से NaCl निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो छनित्र वो क्या हो जाएगा, छनित्र हो जाएगा आइसोटोनिक, अल्प परासरणी। ठीक है, उसके बाद जो अंतिम भाग आपका होगा, अंतिम भाग मतलब चौथा, दूरस्थ कुंडलित नलिका। यहाँ भी जो जल है उसके लिए क्या है, अपारगम्य है, NaCl वगैरह ये पारगम्य है। तो ये क्या हो जाता है, जैसे हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, अब वो हाइपोटोनिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हाइपोटोनिक हो जाएगा। जल वगैरह ही अब जो अपारगम्य नहीं हो पाएगा, मतलब इससे निकलेगा नहीं, H2O वगैरह नहीं निकलेंगे, केवल क्या निकलेंगे, यहाँ से Na+ वगैरह निकलेंगे। जब ये अंत में जब जाएगा वो किसमें, जो आपका संग्रह नलिका है, उसमें जब वो छनित्र पहुँचेगा तो वो कितना भाग है, वो मात्र यूँ मानिए आपका यदि 95% यदि फिल्ट्रेट है तो 0.8 से लेकर 2% जो भाग है उसका छनित्र का, वही उसमें पहुँचता है। तो वो क्या, अति सांद्र पहुँचेगा, क्या पहुँचेगा, अति सांद्र, आइसोटोनिक हो गया। उसके बाद जल के लिए दोबारा से थोड़ा बहुत जल यहाँ से निकल जाएगा, फिर संग्रह नलिका से भी जल निकलेगा, संग्रह नलिका से भी जल जो है पुनः अवशिष्ट होगा। अंत में जो मूत्र निकलता है वेलिनाई की डक्ट के माध्यम से पेल्विस में पहुंचेगा, तो वो कैसे पहुंचेगा, हाइपरटोनिक पहुंचेगा। इसलिए स्टार्टिंग से ही ये जो हेनले के लूप की जो भूमिका है, ये उसको क्या करिए, छनित्र को हाइपरटोनिक बनाती है, क्योंकि स्टार्टिंग से उसमें जल निकाल दिया, उसके बाद उसमें से NaCl निकाल दिया, अब इसकी वजह से आइसोटोनिक हो गया वो। तो इससे क्या है कि वो स्त्रावण करने में उसको परेशानी नहीं आती है। और अंतिम जो भाग है आपका, उसे स्त्रावण कहते हैं, जो बचा हुआ जो आपका जो अवशोषण जिसका नहीं हुआ है, जिसमें मुख्यतः यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन एटसेट्रा है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो आपके कहाँ अवशोषित कर, कहाँ स्त्रावित कर दिए जाते हैं, संग्रह नलिका में स्त्रावित कर दिए जाते हैं। वहाँ से वो वेलिनाई की नलिकाओं में, और वेलिनाई की नलिकाओं से वो श्रोणी में यानी पेल्विस में पहुँच जाता है, और पेल्विस मूत्र वाहिनी का प्रारंभिक भाग होता है। इस प्रकार से वो मूत्राशय में पहुँच जाता है, और लगभग 700 से 800 ml उसकी क्षमता होती है मूत्राशय की, 700-800 ml मूत्र उसमें भर सकता है। और जैसे ही आपको उसमें जब पूरा भर जाता है तो मूत्र आप मूत्र मार्ग के माध्यम से त्याग देते हैं, और इसी के साथ मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो होती है समाप्ति। यहाँ जो मेन जो आपके टॉपिक थे याद रखने वाले वो मैंने आपको बता दिए हैं। मरुस्थलीय जंतु में हेनले का लूप लंबा होता है, इसी वजह से उनमें जो मूत्र होता है वो अति शांत होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। और जहाँ जैसे जल की मात्रा आपके अंदर आसपास बहुत ज़्यादा है माना, तो क्या होगा, जल की मात्रा आसपास बहुत ज़्यादा होने पर वहाँ हेनले का लूप जो है वो ठीक से कार्य नहीं करेगा, यानी उसको ज़्यादा सांद्र नहीं करेगा मूत्र को। और यदि उसको लग रहा है कि आपके शरीर के अंदर भी जल बहुत कम है, तो इसका मतलब आपको जल की आवश्यकता ज़्यादा है। जल की आवश्यकता ज़्यादा आता है, जल का ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्वेशन वहाँ पर होगा। यही कारण है कि सर्दियों में आपको बार बार पेशाब त्यागना पड़ता है, जबकि गर्मियों में आपको मूत्र त्यागने की ज़्यादा इच्छा नहीं होती, क्योंकि उस समय आपके शरीर को जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो रीअब्जॉर्वेशन जल का जो है ज़्यादा मात्रा में होता है। ओके, तो इसी के अलावा हम इसका अंतिम पॉइंट और देखें तो मूत्र निर्माण तो हो जाता है समाप्त। एक छोटा सा पॉइंट और आज ले लेते हैं हम, और वो है आपका अन्य उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं। तो वृक्कों के अलावा मानव में उत्सर्जी अंग और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आती है त्वचा। त्वचा के माध्यम से किसका एब्जॉर्वेशन होता है, मतलब किसका उत्सर्जन होता है, एक्सक्रिएशन होता है पसीने का। और इस पसीने के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं कुछ मात्रा में। ठीक है, और जो अतिरिक्त जल है आपके शरीर का वो भी त्वचा के माध्यम से निकाल दिया जाता है, जिसमें अन्य अपशिष्ट पदार्थ उपस्थित होते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट के अलावा भी। ओके, इसके अलावा नंबर 2 आपके आते हैं फेफड़े। फेफड़ों के माध्यम से भी CO2 को शरीर से बाहर निकाला जाता है, अतः ये भी एक उत्सर्जी अंग की तरह कार्य करता है। किसको निकाला जाता है, CO2 को। और नंबर 3 आपका है यकृत।
ये क्या है? अन्य उत्सर्ज्य अंग है। क्या है ये? अन्य उत्सर्जी अंग हम पढ़ रहे हैं। इसमें नंबर 1 त्वचा, नंबर 2 फेफड़े, नंबर 3 यकृत। यकृत क्या करता है? विअमिनीकरण के माध्यम से जो अमोनिया बनती है, विअमिनीकरण के माध्यम से जो अमोनिया बनती है, ठीक है, उस अमोनिया को ऑर्निथीन चक्र के माध्यम से यूरिया में बदलता है। ऑर्निथीन चक्र के माध्यम से। कौन से चक्र के माध्यम से? ऑर्निथीन साइकिल जो है उसके माध्यम से यूरिया में बदलता है। इसके अलावा ये क्या करता है? इसके अलावा ये आपका पित्त जो आपके वर्णक हैं उनका निर्माण भी करता है। तो यकृत भी आपका उत्सर्जी अंग है एक तरह से। अन्य में मुख्य उत्सर्जी अंग तो आपके क्या है? वृक्क है, ठीक है। और इसी के साथ आज जो मूत्र निर्माण के 2 अंतिम चरण थे वो हमने पढ़े। यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, यहाँ केवल क्या है, हम आपके जो मुख्य बिंदु है उन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं। यदि कोई चीज़ आपको फिर भी समझ में नहीं आ रही है, आप पूरा उसमें चाहते हैं, तो आप व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर जो अपना है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो निसंदेह आपकी जो भी समस्या है वो पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। ओके, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।